नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नायब अमीर जमात इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहिब, मोहतरम जिम्मेदारान जमात, मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहनों, जैसा कि आज के हमारे इस हफ्तावारी इज्तिमा का मौजू मणिपुर है और मणिपुर के मौजूदा हालात के सिलसिले में कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश की जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 24, 25, 26 अगस्त को हम लोगों ने मणिपुर के मुतासरा इलाका का दौरा किया। मोहतरम नायब अमीर जमात इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब के साथ मैं था और वहाँ हमारे ज़िम्मेदार अब्दुल हलीम साहब, मौलाना रियाज साहब, सिकंदर साहब, ये लोग हमारे साथ रहे थे। जैसे कि आप हजरात जानते हैं कि तकरीबन 4 महीने से मणिपुर में हालात ख़राब चल रहे हैं। 3 मई को मणिपुर के हालात ख़राब हुए, उस दिन से लेकर 4 महीने तक मुसलसल मणिपुर में आज भी हालात अब तक अच्छे नहीं हुए। हमने वहाँ का दौरा किया, मुतासरा इलाके में भी हम गए और हमको ऐसा लगा कि एक स्टेट में 2 कंट्रीज़ हैं। एक इलाका मैतेई का है, एक इलाका कुकीज़ का है। मणिपुर का जो कैपिटल सिटी है, शहर है, वो इम्फाल है और इम्फाल के करीब के जो इलाके हैं वो मैदानी इलाके हैं। इसको वैली भी कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी आबादी जो है वो मैतेई की है। मैतेई तकरीबन हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे एक इतिहास है, एक पूरा हिस्ट्री है कि वो इस तरह के यानी हिंदू मजहब और इस तरह का उनका मामला नहीं था, लेकिन खैर अब वो मैतेई जो है वो हिंदू कहलाते हैं। और आबादी का तनासुब जो है वो मणिपुर में आबादी 30 लाख के करीब है पूरे स्टेट की। इसमें मैतेई जो हैं वो तकरीबन 55% उनकी आबादी है। और मैतेई जहाँ पर रहते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, वो पूरे मणिपुर का जो जोग्राफिकल जो वो है, तो इसमें उनके पास तकरीबन 10% ज़मीन है और वो इसी इलाके में रहते हैं। मुसलमान जो हैं वहाँ तकरीबन 8.5% हैं और वो भी ज़्यादातर इसी इलाके में है। जो मैतेई का इलाका है इसी में मुसलमान भी रहते हैं और कुछ क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन मैतेई ज़्यादातर हिंदू है। इसमें भी क्रिश्चियंस मैतेई भी पाए जाते हैं। और इसके बाद का एक बड़ा इलाका जो पहाड़ी इलाका है, वो पहाड़ी इलाके में कुकीज़ रहते हैं, उनके साथ नागाज़ भी हैं और तकरीबन ये जो आदिवासी कहलाते हैं या ट्राइब्स कहलाते हैं, इसी 30 ट्राइब्स वहाँ बसती हैं, लेकिन ज़्यादा आबादी जो है वो कुकीज़ की है और नागाज़ की है। अब ये कुकीज़ का जो इलाका है और ये मैतेई का इलाका है, आज ये हालत हो गई है कि दोनों बिल्कुल अलग हो गए। हमने जब दौरा किया तो पहले दिन तो हम यहाँ इम्फाल पहुँचे। इम्फाल के करीब जो डिस्ट्रिक्ट है वो ईस्ट इम्फाल की डिस्ट्रिक्ट में हमने एक मैतेई के
जो लोगों का कैंप लगा हुआ था इसकी मुलाकात की। खुंदरापान रिलीफ कैंप था वो, जहाँ पर हम गए। वहाँ तकरीबन 100 फैमिलीज थी और 400 के करीब, 350 के करीब वहाँ उनके मेंबर्स थे, बच्चे थे। और वो कैंप देखा हमने, हालत उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे मेटेइस के बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। ये लोग कुकीज़ के इलाके में रहते थे, वहीं गाँव में रहते थे, वहाँ से इनको भगा दिया गया और वो यहाँ आकर अब कैंपों में रह रहे हैं। इसी तरह से तकरीबन 30,000 लोग मैतेई के डिस्प्लेस्ड हैं, जो अपने गाँवों से जिनको भगाया गया और जो अब इस इलाके में तकरीबन इम्फाल के करीब के इलाके में आकर कैंपों में रह रहे हैं। हालत उनकी भी ख़राब है, लेकिन ये लोग जो है वो मेन लैंड में है और इम्फाल उनका, जैसे कि हमने बताया कि वो उनका कैपिटल सिटी है। पूरी इंतज़ामिया और गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें यहीं पाई जाती हैं और डोमिनेट मैतेई हैं मणिपुर में। और ये सारी चीज़ें भी यहाँ जो ख़ासतौर से इम्फाल और इम्फाल के करीब में जो है वो मैतेई लोगों का वहाँ पर ज़बरदस्त हॉल्ट है। इसलिए ये कैंप में जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, पहुँचाई जा रही हैं। फूड्स और खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, ये भी पहुँचाए जा रहे हैं। तो इन लोगों की पोजीशन वैसे कैंपों में है, अपने गाँव में नहीं जा सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ तक बताया कि अब तक उनको मालूम नहीं है कि उनके गाँव की हालत कैसी है जहाँ से वो भाग कर आए हैं। लेकिन पोजीशन उनकी आज हम देखते हैं, हमने जो कुछ भी देखा, तो उनको फैसिलिटीज़ मुहैया हो रही है। उसी दिन हमने मुसलमानों की एक एनजीओस के लोगों से भी मुलाकात की। एमोकोक एक एनजीओ है मुसलमानों की, और उसने भी बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पर। ख़ास तौर से जो कुकीज़ यहाँ पर इम्फाल में थे और 3-4 मई में इम्फाल में जो कुछ भी हमले हुए, उस वक्त कुकीज़ लोगों को जो इम्फाल में रहते थे उनको उन्होंने यानी बचाने की भी कोशिश की, उनको रिलीफ भी दिया और उनको यानी बचा कर अपने घरों में ले आए। तो ये इन लोगों का, ये जो एनजीओज़ और उनसे मुतालिक लोग हैं, उन्होंने ये काम भी किया और उसके बाद कुछ रिलीफ कैंपों में मदद पहुंचाने का भी काम किया। उनसे हमने बहुत सारी गुफ्तगू की, वहाँ अब क्या हालात हैं, क्या हो सकता है और मुसलमानों का रोल क्या होगा और अब मुसलमानों की स्ट्रेटेजी वहाँ क्या होगी। क्योंकि इससे पहले 1993 में वहाँ पर मैतेई लोगों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया था और बड़े पैमाने पर मुसलमानों की तबाही हुई थी, कत्लेआम भी हुआ था और मुसलमानों के घरों को, उनके जो कुछ भी छोटे मोटे कारोबार थे, इसको बड़ा नुकसान किया गया था। तो ये 30 साल इसको तकरीबन हो गए थे। तो मुसलमानों को वो अभी के हालात में उनको ये भी डर और खौफ रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तज़िया में वो सारी बातें आएंगी इंशाअल्लाह, सलीम साहब आपके सामने रखेंगे। लेकिन इनके साथ हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हुई, गुफ्तगू हुई, तकरीबन 1.5-2 घंटे की हमारी नशिस्त थी और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर हमने गुफ्तगू की। हमारी तरफ से भी बातें रखी कि इन हालात में मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या करना चाहिए और कैसे यानी मैतेई और कुकीज़ दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात रवाबित को बेहतर बनाना चाहिए। मसला यह है कि मुसलमान तकरीबन मैतेई के इलाके में रहते हैं और वहाँ हाल जो कुछ भी हो गया वो यह है कि मैतेई अगर कोई कुकीज़ के तरफ कोई मदद पहुंचाने के लिए जाता है या कुकीज़ के साथ कुछ ताल्लुक बनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो मैतेई इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनको अपना दुश्मन समझते हैं। और मुसलमान ज़्यादातर मैतेई के इलाके में रहते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए एक बड़ी आजमाइश है। तो ये इस तरह के हालात पर हमने उन लोगों से भी गुफ्तगू की
इसके बाद मुसलमानों के दूसरे लोगों से, वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन से भी हमारी मीटिंग रही, उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू रही। वहाँ के हालात को समझने की कोशिश की कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मुसलमान क्या करना चाहते हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। क्योंकि हालात जिस तरह के हैं, इसमें एक डर, एक खौफ यह है, और कोशिश भी हुई है कि इस पूरे इंसिडेंट को डाइवर्ट किया जाए और इसको एक कम्युनल स्टेप दिया जाए। कामयाब नहीं हो सके अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कोशिशें भी वहाँ हो रही हैं। अभी भी यानी अफवाहें भी चल रही हैं। कुछ दिन पहले भी एक मामला आया था, हम लोग तकरीबन वहाँ से निकले, उसी दिन एक वाक़या हुआ और इसमें अफवाहें चली कि भाई मैतेई के बच्चों को मुसलमानों ने कुकीज़ के हवाले किया। इसके पहले एक मामला ऐसा हुआ था कि एक गांव में, जो मुसलमानों का गांव था, जिसमें मैतेईस के भी कुछ मकान, कुछ घर थे, कुकीज़ के भी कुछ घर थे। वहाँ पर कुकीज़ लोगों ने मैतेई के 3 लोगों को मार दिया। और इसमें मैतेई को यानी ये बात पहुंचाई गई या कोई गलतफहमी हुई कि यहाँ पर जो मैतेई हैं उनके बारे में कुकीज़ को खबर मुसलमानों ने की है। उस वक्त थोड़ा सा मसला हुआ और उस गांव को भी मुसलमानों को खाली कर देना पड़ा, जिनका एक कैंप वहाँ पर क्वाक्टा जो गांव है, जो बिल्कुल कुकीज़ के एरिया से करीब है, और ये मेनलैंड का आखिरी गांव हम कह सकते हैं, जो मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहाँ से करीब में ये हुआ। क्वाक्टा में मुसलमानों का भी रिलीफ कैंप है। मुसलमान भी वहाँ कुछ आजमाइश में आए, तकरीबन 11-12 लोगों को जख्मी भी किया गया। इसमें से एक लड़का यहाँ एम्स में भी अभी यानी वो ले रहा है, इसकी यहाँ पर इसको एडमिट किया गया है। तो यहाँ इस तरह के कुछ हालात हैं। उसके बाद हम लोग कुकीज़ के एरिया में गए। चूराचंद्रपुर जो मेन जगह है, जहाँ से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, सबसे पहले वहीं पर यानी कुकीज़ लोगों ने अपना वो निकाला था और सरगस निकाला, और वहीं से यानी मसाइल शुरू हुए थे। ये पूरा इलाका जो है वो कुकीज़ का है। अब जैसे हमने कहा कि एक स्टेट में 2 मुल्क महसूस होते हैं, वो यहीं से होते हैं कि क्वाक्टा से आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल सारी चीज़ें बदल गई हैं, पूरे हालात बिल्कुल अलग से लगते हैं। वहाँ पर कुछ मैतेई के गांवों को देखने मिलते हैं जिनको जलाए गए हैं, जिनके घरों को बर्बाद किया गया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो पूरा कुकीज़ का इलाका है। और ये चूराचंद्रपुर है, वो इम्फाल के बाद एक बड़ा शहर है, यानी मणिपुर का। तो वहाँ भी हमने देखा, वहाँ भी कुकीज़ के भी बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। कुकीज़ का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कुकी INPI। हमने उनके ऑफिस पर गए, उनके जिम्मेदारों से मुलाकात की। उनका एक यूथ लीडर है मांग कोक्साई, उससे भी हमारी मुलाकात, और उससे मुतालिक दूसरे तकरीबन 7-8 कुकीज़ के लीडर्स थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। तो पोजीशन कुकीज़ की हमको ज़्यादा ख़राब लगी, क्योंकि हालत ये हो गई है कि ये होने के बाद कुकीज़ का जो पूरा इलाका है वो मेन मणिपुर से कट गया है। मेनलैंड से भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इम्फाल से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अब तो यहाँ से उस तरफ अगर कोई जाता है तो वो ज़िंदा नहीं बच सकता है। कुकीज़ की तरफ से अगर कोई मैतेई की तरफ जाता है, मैतेई की तरफ से अगर कोई कुकी की तरफ जाता है तो वो भी ज़िंदा नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ हाल ये है कि उनको कोई ख़ास मदद नहीं पहुँच रही है। गवर्नमेंट जो है वो भी इस तरफ बहुत कम तवज्जो देती है। लोगों की तरफ से मदद वहाँ इसलिए नहीं पहुँच सकती है कि मैतेई वो पहुँचाने ही नहीं देते हैं कुकीज़ के एरिया में। यहाँ तक कि हम लोग निकले तो तकरीबन 7-8 जगहों पर तो हमको रोका गया। फिर कुकीज़ के इसमें दाखिल हुए तो वहाँ भी यही हाल था, वहाँ भी रोका गया। और वहाँ ये पूरा कंट्रोल जो है वहाँ की औरतों के हाथ में। हमको तकरीबन कुकीज़ के इलाके में 4 या 5 जगहों पर गाड़ी हमारी रोकी गई। पूरी गाड़ी को हमारी यानी इसको चेक किया गया और हमारे आइडेंटिटी कार्ड मांगे गए। और यहाँ तक कि वो इतने अलर्ट हैं और वो औरतें इतनी, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है कि हमने जब कहा कि हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो आप किससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। एक साहब जिनसे हमारे राब्ते थे
उनका तो कहा कि आप फ़ोन लगाइए। हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन हमारे पास से लेकर बात उन्होंने की और इसके बाद ही हमको वहाँ से एंट्री दी। तो ये कुकी का इलाका पूरा कट चुका है। अब उनके पास कोई रसद नहीं आ सकती है, कोई खाना नहीं पहुँच सकता है, यानी वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी इस तरफ से कुछ नहीं जाता है। इस तरफ से उनका पूरा, जबकि इम्फाल वहाँ से मुश्किल से 75-80 किलोमीटर है, लेकिन अब पूरा उनका जो कामकाज है वो अब एजवाल के साथ है। नागालैंड की तरफ से उनको पूरा माल आता है, वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर से। तो इस तरह की कोई कुछ और आजमाई से मुसीबतें उनके लिए और ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत थ्रेट है वहाँ पर, बहुत डर, बहुत खौफ, क्योंकि आर्म्स जो है वो आम तौर पर सबके पास है और बिल्कुल यानी हम ऐसे हथियार के जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम लास्ट, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के जिसको कह सकते हैं, जो आम तौर पर गवर्नमेंट के पास होते हैं। ऐसा कहते भी हैं कि गवर्नमेंट के हथियार भी मैतेई लोगों ने भी इसको कब्जे किया, इन लोगों ने भी किया, कुकीज़ लोगों ने भी। लेकिन कहीं कहीं ये भी हमारे मुशाहिदे में आया कि गवर्नमेंट के हथियारों को इन तक पहुंचाया गया, खास तौर से मैतेई की तरफ। इस तरफ कुकीज़ लोग पहले से ही इनके यानी अलग अलग ग्रुप रहे हैं, मिलिटेंट ग्रुप, मिलिशिया, ये सब उनके यहाँ रहे हैं। कुकीज़ के यहाँ भी रहे हैं, मैतेई के यहाँ भी रहे हैं, नागाज में भी रहे हैं। तो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ थी। इसके पहले बहुत सारे ऐसे यानी कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारा जाना हुआ है। गुजरात में हमको मालूम है कि जो कुछ हुआ, हम वहाँ थे, आसाम में थे, मुजफ्फरनगर में थे। लेकिन यहाँ पर हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर रहकर काम करना, आना जाना, उन लोगों के बीच में रहना, वो सब बहुत मुश्किल, बहुत रिस्की है। इन लोगों के यहाँ ये है कि हमको ये कहा गया, जैसे कि हम वहाँ गए कुकीज़ के यहाँ, वहाँ कुछ फ़ोटोज़ लिए हमने, तो हमें ये कहा गया कि ये फ़ोटो वायरल नहीं होने चाहिए। अगर ये फ़ोटो आप कुकीज़ के लीडर के साथ हैं, वो मैतेई के पास पहुँचेंगे तो आपके लिए फिर इम्फाल में ख़तरा है। यानी इस तरह के वहाँ हालात हमने देखे। तकरीबन कुकीज़ के भी 35,000 लोग ये इसमें रिलीफ कैंपों में हैं और सबसे बड़ी आजमाइश में जो है वो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं। ये जितने भी कैंप लगे हुए हैं, कुकीज़ के एरिया में लगे हुए हों या मुसलमानों के 2 कैंप हों या फिर मैतेई के जितने कैंप हैं, वो तकरीबन सब स्कूलों में हैं। और आमतौर हर जगह पर यह होता है कि इस तरह के हालात में जो कैंप लगते हैं वो स्कूलों में लगते हैं। अब स्कूलों में कैंप लगते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो वो होता है कि वो स्कूल जिस एरिया में होती है वहाँ के बच्चों का भी एजुकेशन ख़त्म हो जाता है। स्कूलों में कैंप लगे होने की वजह से स्कूलें बंद हो जाती हैं। और दूसरा बड़ा नुकसान उन बच्चों का होता है जो कैंपों में बच्चे होते हैं और उनकी भी तालीम का, उनके एजुकेशन का कोई वो नहीं होता है। इस सिलसिले में भी हमने वहाँ गुफ्तगू लोगों के साथ की है। यहाँ इम्फाल में जो कुकीज़ के मोहल्ले थे, बड़े बड़े मोहल्ले थे, सब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और इनको बिल्कुल पूरी तरह से यानी जला दिया गया है। वहाँ कोई है ही नहीं। और वहाँ यहाँ तक के हमने कुछ मोहल्लों में जाने की कोशिश की कि वहाँ जाकर देखें, तो वहाँ मोहल्लों को भी बंद कर दिया गया है और पुलिस किसी को जाने तक भी नहीं देती है। क्वाक्टा जो विलेज है जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वो कुकीज़ के एरिया के बिल्कुल करीब है, लेकिन इस तरफ माना जाता है कि वो मेनलैंड में है। तो क्वाक्टा भी हम गए, वहाँ जुमा की नमाज भी हमने पढ़ी। इसके बाद वहाँ के लोकल मुसलमानों के साथ भी हमने गुफ्तगू की, एक मीटिंग मस्जिद में की, बातचीत की। लेकिन वहाँ भी यही महसूस हुआ कि मुसलमानों में एक डर, एक खौफ पाया जाता है और उनकी ये समझ में नहीं आता है कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में हमारा रोल हम कैसे अदा करें। कुकीज़ के साथ और मैतीज़ के साथ ताल्लुकात को कैसे बरकरार रखा जाए, उन दोनों के ताल्लुकात को ठीक करने के सिलसिले में क्या रोल हो वो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बरकरार रखे जाए वो भी वहाँ के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये कुछ बातें थीं इस सिलसिले में। बाकी की तो आगे का जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हमारे इंजीनियर सलीम साहब रखेंगे। अच्छे खासे चर्च वहाँ पर जला दिए गए हैं, 70 से ज़्यादा चर्च, क्योंकि ये कुकीज़ जो हैं वो ज़्यादातर वो क्रिश्चियंस हो गए हैं।
मतई में भी कुछ क्रिश्चियंस है, लेकिन ये लड़ाई जो है वो रिलीजियस लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो असल में बात आएगी कि लड़ाई जो है वो रिलीजियस नहीं है, ये लड़ाई बिल्कुल एक अलग तरह की है। और एक आम मिजाज वहाँ पर जो बनाया गया है मैतेई का, जैसे पूरे मुल्क में एक मिजाज बना है कि मुल्क जो है वो हिंदुओं का मुल्क है और हिंदू ही यहाँ पर यानी इसकी ही वो रहनी चाहिए, और बाकी के लोग जो हैं या तो सेकंड सिटीजन की तरह रहने चाहिए। वो एक जो पूरा मिजाज बनाया जा रहा है, तकरीबन वहाँ मैतेई लोगों का मिजाज ये नहीं था, लेकिन अब ये मिजाज बनाया जा रहा है कि मणिपुर जो है वो मणिपुर जो पूरा स्टेट है वो मैतेई लोगों का है और यहाँ पर मैतेई लोगों की ही चलनी चाहिए। तो कुकीज़ के या नागास के या दूसरे जो कोई भी यानी वो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, उनके साथ का एक उनका जो मामला है वो बिल्कुल एक अलग हो रहा है। तज्जिया इंशाल्लाह आएगा, वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है और ओवरऑल क्या पोजीशन है। इंशाल्लाह इस पर बात हमारे इंजीनियर सलीम साहब करेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो आप हजरात के सामने पेश करनी थी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मोहतरम ज़िम्मेदारान मरकज़ और यहाँ मौजूद बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और मोहतरम बहनों, अभी आपने हमारे मोहतरम शफ़ी मदनी साहब की तरफ से वहाँ जो हमारा हालिया दौरा हुआ 3 दिन का तफसीली दौरा, और जो कुछ वहाँ हम लोगों ने देखा महसूस किया, उसका एक बड़ा हिस्सा अभी आपके सामने पेश किया गया है। इसके आपको एक अंदाज़ा हुआ होगा कि सूरत हाल वहाँ कैसी है। सूरत हाल जो यहाँ मीडिया में नज़र आ रही है, यकीनन वो भी बहुत भयानक और खौफनाक है, लेकिन वहाँ जाने से अंदाज़ा ये हुआ कि असल सूरत हाल उससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक है। और शायद हमारी ज़िंदगी का ये पहला ही तजर्बा है कि फसादात के बाद आमतौर पर हफ्ते 10 दिन में कुछ हालात नॉर्मल होने लगते हैं, लाइफ नॉर्मल हो जाती है, लोग मिलने जुलने लगते हैं और नॉर्मल काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि 4 महीने गुजर गए हैं। 3 मई से सिलसिला शुरू हुआ था। 3 मई को एक बड़ी रैली होने वाली थी और उस रैली को कुकीज़ ने नहीं होने दिया। वो कुकीज़ के इलाके में रैली करना चाहते थे, मैतीज़। उसके बाद जैसा कि बताया गया कि इम्फाल का जो एरिया है, जो मैदानी इलाका है, और मैदानी इलाका दरअसल बहुत ज़रख़ेज़ इलाका है, सारी खेती बाड़ी वहीं होती है और पूरे मैतीज़ उसी इलाके में रहते हैं। मुसलमान भी तकरीबन सारे उसी इलाके में रहते हैं। कुछ हिस्सा पहाड़ियों में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बेशतर हिस्सा मुसलमानों का मैतीज़ के साथ ही रहता है। मुसलमानों को भी वहाँ मैतीज़ ही कहा जाता है। मैतीज़ मुसलमानों को आइडेंटिफाई करने के लिए वो मैतीज़ पांगल कहते हैं। पंगल, मैतीज़ पंगल बोलते हैं, तो ये समझा जाता है कि ये मैतीज़ है मगर मुसलमान है। तो मैतीज़ के साथ मुसलमानों का उस लिहाज से गहरा ताल्लुक़ है, साथ रहते भी हैं। और जैसा कि अभी बताया गया कि 1993 में, आज से 30 साल पहले, मैतीज़ ने मुसलमानों पर, मुस्लिम मैतीज़ पर एक बहुत बड़ा हमला किया और काफ़ी जानी नुकसान उसमें मुसलमानों का हुआ, माली नुकसान भी हुआ। उसको अभी तक वहाँ मुसलमान भी नहीं भूले हैं, और बल्कि उसके बाद से अभी तक मुसलमान मैतीज़ के दरमियान रहते हैं, उनसे ताल्लुकात भी हैं,
लेकिन अभी भी उन पर भरोसा नहीं करते कि कभी भी हालात बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। और ये अंदेशा हर वक्त अभी भी लगा रहता है कि कब इसको डाइवर्ट कर दिया जाए मुसलमानों की तरफ। 3-4 कोशिशें पिछले दिनों हुई हैं इस तरह की, कुछ अफवाहें फैलाई गईं। अभी हमारे दौरे से लौटने के दूसरे या तीसरे दिन ये अफवाह फैलाई गई कि एक स्कूल वैन जिसमें 19 बच्चियां थी मैतीज़ की, उसको अगवा कर लिया गया है। और फिर ये कहा गया कि उस वैन का ड्राइवर मुसलमान था। फिर ये अफवाह फैलाई गई कि मुसलमान ड्राइवर चूँकि मुसलमान था तो ये बच्चियां अगवा करके और कुकीज़ के हवाले कर दी गई, कुकी ट्राइबल्स के। लेकिन इस मर्तबा एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा फुर्ती दिखाई और उस मामले की तहकीक की, और वो बच्चियां जो वैन से अपनी मर्ज़ी से उतर गई थीं और स्कूल जाने के बजाय वो कहीं और चली गई थीं घूमने फिरने, और वापस जब वो घर लौटी तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग तो अपनी मर्ज़ी से गए थे और ये अफवाह फैल गई कि उनको अगवा कर लिया गया। और ये तो वो अफवाह जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका वजाहत की, और अल्लाह का शुक्र है कि वो अफवाह ज़्यादा नहीं चल सकी और उसके नतीजे में कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी भी ऐसी अफवाहें बराबर फैलाने की कोशिश हो रही है। एक बात जो और मालूम हुई वहाँ, वो ये कि आरएसएस ने वहाँ मैतीज़ में खासा काम करना शुरू किया, और मैतीज़ में उन्होंने ऐसे ग्रुप्स, जिस तरह यहाँ बजरंग दल वगैरह के ग्रुप हैं, दूसरे नामों से उन्होंने वहाँ कुछ ग्रुप्स बनाना शुरू किया। अब जाहिर है कि ये जो लोग तैयार किए जा रहे हैं मैतीज़ में, हालांकि मैतीज़ से मुसलमानों के ताल्लुकात रवाबित अच्छे हैं अभी, लेकिन ये अंदेशा बराबर है क्योंकि आरएसएस और उनकी जो दूसरी तंजीमें हैं वो बराबर कोशिश में हैं। मैतीज़ के जैसा कि बताया गया कि मैतीज़ जो हैं वो भी अपने आप को ट्राइबल कहते हैं, और वो उनका असल जो मज़हब था पुराना, उसका नाम था सनामही। सनामही मज़हब के वो मानने वाले हैं। नेचर यानी शिर्क उनके यहाँ नहीं था, लेकिन नेचर की पूजा करना और पेड़ पौधे जैसा कि ट्राइबल्स में होता है। लेकिन वहाँ कोई बंगाल के कोई हिंदू सेंट वहाँ आए, और वहाँ जो उस वक्त राजा थे उन पर उनका असर हुआ और राजा ने हिंदू मज़हब कबूल किया, और फिर उसकी वजह से राजा की वजह से और लोग भी अपने आप को हिंदू कहने लगे। और अब आरएसएस ने वो हिंदूकरण का जो काम है उसको और ज़्यादा तेज़ किया, और उनकी जो असल आइडेंटिटी है सनाई मज़हब की, सनामही मज़हब की, उसको वो ख़त्म करके और उनको असल में हिंदू बताना चाहते हैं कि वाकई तुम लोग हिंदू हो। लेकिन इस कोशिश के ख़िलाफ़ भी वहाँ ख़ुद मैतीज़ में अब नाराज़गी शुरू हो गई है। मैतीज़ का एक तबका जो अब ये कहने लगा है कि नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हमारे राजा ने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया था और उसकी वजह से कुछ लोगों ने हिंदू मज़हब मान लिया और मंदिर वगैरह बनाने लगे, पूजा होने लगी। लेकिन हमारा असल मज़हब सनामही है और हमें वापस अपने मज़हब में लौट आना चाहिए। ये मुहिम भी वहाँ शुरू हो गई है कि हमको अपने वापस पुराने मज़हब में लौट आना चाहिए। वो एक वक्ती चीज़ थी, राजा ने कबूल कर लिया था और उसकी वजह से ये सब हो गया था। इस वक्त मैतीज़ अपने आप को हिंदू इसलिए भी बता रहे हैं स्ट्रेटजिकली, ताकि उनको आरएसएस का सपोर्ट मिले, बीजेपी का सपोर्ट मिले, और उनकी मदद मरकज़ की जो हुकूमत है वो, अगर वो अपने आप को हिंदू बताते रहेंगे तो उनकी मदद जो है वो होगी, और हो भी रहा है। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट तकरीबन बिल्कुल अनफंक्शनल है। वहाँ हुकूमत जैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यानी 60 MLAs हैं वहाँ,
60 में 40 MLA मैतीज़ के हैं और 10 MLA कुकीज़ के हैं। अभी चंद दिन पहले हमारे आने के बाद 28 अगस्त को वहाँ असेंबली का सेशन शुरू होना था। असेंबली का सेशन कुल 9 मिनट चला। कुल 9 मिनट में असेंबली का सेशन ख़त्म करना पड़ा। अभी भी वहाँ सूरत हाल ये है कि 10 जो कुकी MLAs हैं वो असेंबली का सेशन भी अटेंड करने इम्फाल में नहीं आ सकते, यानी इतना MLAs तक वहाँ महफूज नहीं। जैसा कि बताया गया कि इम्फाल का जो इलाका मैदानी इलाका है और वहाँ ज़्यादा खुशहाली भी है, रिसोर्सेज भी हैं, पूरे मुल्क से इम्फाल का कनेक्शन भी है, हुकूमत वहाँ है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है और वो अब पूरी तरह मैतीज़ के कंट्रोल में है। वहाँ पर इम्फाल शहर में 7 लोकेलिटीज़ कुकीज़ की थी। वैसे तो कुकीज़ और जगह भी रहते थे, लेकिन 7 एक जगह जो लोकेलिटीज़ हैं वो 7 लोकेलिटीज़ कुकीज़ की इम्फाल में थी। पूरी की पूरी तबाह हो गई। वहाँ कोई घर नहीं बचा है, कोई दुकान नहीं बची है, बड़े बड़े शोरूम थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। और जैसा कि बताया गया कि बाज़ इलाकों में हमें जाने भी नहीं दिया गया, बाकायदा वहाँ आर्मी और पुलिस के लोग, और वो पूरा सील कर दिया उसको और अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन वो लग रहा है कि वो लोकेलिटीज़ पूरी तरह तबाह कर दी गई। उस पूरे इलाके में जो मैतीज़ के कंट्रोल में है मैदानी इलाका, अब उसमें एक भी कुकी नहीं है। या तो कुछ मारे गए, बाकी लोग चले गए वहाँ से, अब कोई कुकी वहाँ पर नहीं है। इसी तरह से जो इलाका अब कुकीज़ के कंट्रोल में आ गया है वहाँ पर एक भी मैती नहीं है। तो ये बिल्कुल एकदम क्लींजिंग जिसको कहते हैं, एथनिक क्लींजिंग कुछ एरियाज़ की मुकम्मल तौर पर हो गई है। जैसा कि अभी बताया गया कि वहाँ ये मैतीज़ का ये दावा और क्लेम है कि चूँकि मणिपुर हमने ही कायम किया है। वो अपनी हिस्ट्री बताते हैं, ये मैती राजा और पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके मुताबिक कहते हैं कि मणिपुर जो है वो हमारा ही कायम किया हुआ है, मणिपुर पर पूरा हक हमारा है। ये बाकी लोग जितने हैं, कुकीज़ हैं, नागाज़ हैं और दूसरे कुछ ट्राइब्स हैं, वो बाद में आए हैं, बाहर से आए हैं। लिहाजा उनको वो उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का ये माहौल कि ये फॉरेनर्स हैं, ये बाहर के हैं, यहाँ से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बात बार बार उसको फैलाई जा रही है। और मैतीज़ उसका अपना हक जता रहे हैं कि मैतीज़ की सुप्रीमेसी इस पर बरकरार रहनी चाहिए। वहाँ की जो ज्योग्राफी है उसमें 10 से 15% इलाका मैदानी इलाका है, बाकी 85% इलाका पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में ट्राइबल्स रहते हैं जिसमें नागाज़ हैं और कुकीज़ हैं। मैदानी इलाका जो 10% 15% है उसमें वो 60% पॉपुलेशन वहाँ रहती है। तो उनका कहना ये है कि हमारे पास इतनी कम लैंड है और पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है। 40 वहाँ से MLAs आते हैं, बाकी MLAs जो 20 MLA हैं वो उन इलाकों से आते हैं। वो पूरा पहाड़ी इलाका है। हालांकि फसल और पैदावार सारी यहीं पर होती है, उसी 10-15% इलाके में होती है। बाकी पहाड़ी इलाकों में तो जो लिविंग का स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और लेकिन मैतीज़ का ये कहना है और मैतीज़ का ये मंसूबा था इस पूरे मामले में जो अभी ये वायलेंस शुरू हुई कि कुकीज़ को पहाड़ी इलाकों में पीछे धकेल दिया जाए और पहाड़ी इलाकों का एक और बड़ा हिस्सा जो है वो मैतीज़ के कब्ज़े में आए और उसको वो कोर्ट के ज़रिए और हुकूमत के फ़ैसलों के ज़रिए उसको कराना चाहते थे। एक चीज़ तो ये शुरू की गई कि ये जो पहाड़ी इलाका है, जंगलात हैं, और यहाँ आबादियाँ नहीं होनी चाहिए, ये आबादियाँ गैर कानूनी हैं, तो वहाँ इविक्शन का एक मुहिम चलाई गई कि इन इलाकों से कुकीज़ वहाँ रहते थे, इन इलाकों को खाली कराया जाए कि ये इलाके जो हैं प्रिजर्व्ड इलाके हैं, ये फॉरेस्ट का इलाका है और यहाँ पे लोग बस नहीं सकते हैं, गलत बस गए हैं, इसलिए इनको हटाया जाए। तो एक मुहिम ये शुरू की गई।
जाहिर है उसका विरोध हुआ। पहले यही मुहिम शुरू हुई थी, एविक्शन की जो मुहिम थी, पहले इसी मुहिम से कुकीज़ में नाराज़गी थी कि लोगों को वो हटाकर दूसरी जगह बसाना चाहते थे। उसके खिलाफ भी नाराज़गी हुई, प्रोटेस्ट हुआ कुकीज़ ने। बाद में जो एक कोशिश हुकूमत की तरफ से ये की गई कि हाई कोर्ट ने, जाहिर है वो हुकूमत के इशारे पर ही हुआ, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि मैतीज़ को भी ट्राइबल डिक्लेयर किया जाना चाहिए और उसके लिए कोशिश की जाए। तो हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया कि, और डायरेक्शन आया कि मैतीज़ को भी ट्राइबल डिक्लेयर किया जाए। अगर मैतीज़ ट्राइबल डिक्लेयर हो जाते हैं तो मैतीज़ को भी यह हासिल हो जाता है कि वो पहाड़ों में भी ज़मीन बस सकते हैं, वहाँ ज़मीनें ख़रीद सकते हैं। अभी चूँकि मैतीज़ ट्राइबल की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए वहाँ पाबंदी है कि वो लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते और वहाँ बस नहीं सकते हैं। बस तो सकते हैं लेकिन ज़मीन खरीदना और वो जो चीज़ें हैं नहीं हो सकती। तो ये एक चालाकी के साथ मैतीज़ का जो तरीका है वो पूरी एक होशियारी और चालाकी हुकूमत का, हाई कोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश की गई कि मैतीज़ को भी अगर ट्राइबल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उनका भी हक उस पूरे 85% जो लैंड है, यानी या पूरे 100% पर वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ज़मीनात ख़रीद सकते हैं। तो ये एक पूरा वहाँ का एक नक्शा है जो आपके सामने आया है। अभी हमने जब जितने लोगों से वहाँ बात की, कुछ मैतीज़ से भी हम मिले। हमारे एक साथी जो हमारे साथ कॉलेज में थे वो मैती हैं और बड़े ऑफिसर थे, वो रिटायर हुए। इत्तेफाक से उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, हम उनके घर भी गए, बातचीत हुई, मुलाकात हुई। बहुत शरीफ, सबसे शरीफ समझे जाने वाले जो मैतीज़ हैं, उनके जहनों में भी कुकीज़ के ख़िलाफ़ इतना जहर है और इतनी नफ़रत है कि उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। और जब ये पूछा गया कि इस पूरे मसले का हल क्या है, कैसे इसका हल हो सकता है, तो कोई इसका हल बताने की पोजीशन में नहीं है कि नहीं अभी तो कोई इसका हल नहीं है। मैतीज़ तो चाहते हैं कि पूरा मणिपुर उनका है, अगर आदिवासी रहना चाहते हैं तो कुछ इलाके में रहें, बाकी पूरा हमारा कंट्रोल रहे और हमारा असल मणिपुर जो है वो मैतीज़ का ही है। और ये लोग तो बाहर से आ गए हैं, जैसा कि यहाँ भी जो हिंदुत्व की ताकतें जो नैरेटिव पेश कर रही हैं कि बाकी लोग बाहर से आए हैं। मैतीज़ जो हैं वो ज़्यादातर अब, जैसा कि मैंने बताया कि सनामही मज़हब की तरफ भी लौटना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को अभी पॉलिटिकली और स्ट्रेटजिकली वो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं और उसकी वजह से वो आरएसएस और बीजेपी और जो मरकज़ी हुकूमत है उसकी मदद वो उससे हासिल भी कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ आने से पहले भी मैंने मणिपुर बात की, अभी मगरिब के फ़ौरन बाद। तो अभी 2 दिन पहले हमारे आने के बाद इस मंगल को फिर वहाँ वॉयलेंस शुरू हुआ और मैतीज़ और कुकी इलाके का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसकी तरफ अभी बताया गया बिशनपुर, जहाँ हम गए थे, वहाँ एक मैती फायरिंग में मारा गया। उसके बाद एक दिन के बाद यानी जुमेरात को फिर वॉयलेंस शुरू हुआ और कुल 9 लोग जो है उस क्रॉस फायरिंग में बाकायदा फायरिंग हुई और 9 लोग मारे गए और 15 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। तो और अभी भी टेंशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई कुकी अब मैती इलाके में नहीं आ सकता और मैती जो है वो कुकी के इलाके में नहीं जा सकता। अभी जो इस पूरे डिस्टर्बेंस का नतीजा हुआ है जियोग्राफिकली, वो ये हुआ है कि मैतीज़ जो है वो मैदानी इलाकों में बिल्कुल पहाड़ की तलहटी तक बसे हुए थे, यानी पहाड़ से बिल्कुल करीब। लेकिन इस पूरे वायलेंस के नतीजे में अब मैतीज़ जो है पहाड़ से दूर खदेड़ दिए गए। एक तरह से पूरा एक बड़ा इलाका जो है वो, जैसा कि बताया गया कि एक मुस्लिम गांव है, कस्बा है, क्वाक्ता गांव का नाम है। वहाँ हम गए थे, जुमा की नमाज़ हमने वहाँ पढ़ी, मस्जिद में लोगों से मिले। तकरीबन 25-30 हज़ार की आबादी वाला
गांव है, और वो एक बफर जोन है एक तरह से, यानी उसके एक तरफ मैतीस का इलाका शुरू होता है, दूसरी तरफ कुकीज़ का। अब यानी पहले तो उस गांव के आगे भी पहाड़ियों तक मैतीस की बसावट थी, वहाँ लोग रहते थे, लेकिन अब ये हो गया कि क्वाख्ता तक पूरा जो इलाका है वो कुकीज़ के कंट्रोल में आ गया है। क्वाख्ता से आगे कोई मैती नहीं जा सकता। और जैसे ही हम रोड पर कई किलोमीटर तक जब हम चले तो बिल्कुल रोड के किनारे सारी दुकानें और उनके जो मकान वगैरह थे पूरी तरह, यानी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दोनों इलाकों में देखने पर कि जैसे दुश्मन की फ़ौजें कहीं जाकर जो तबाही मचाती हैं और एक वॉर लाइक सिचुएशन जहाँ होती है उसके बाद जो सूरत हाल होती है, वैसी सूरत हाल वहाँ पर नज़र आ रही थी। अब तक जो नुकसान हुए हैं उनमें टोटल डेथ्स जो है 198 हो गई हैं, ये आज की ताज़ा रिपोर्ट है। और अभी जो 9 डेथ हुई हैं उसको मिला के 198 ऑफिशियल है ये, लेकिन लोग बताते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा डेथ्स हैं, लेकिन 198 जिसमें 9 तो अभी बिल्कुल ये 2 दिन पुरानी हैं। 274 विलेजेस, 274 गांव, ज़ाहिर गांव ज़रा वहाँ बड़े नहीं होते, छोटे छोटे गांव होते हैं, और वो पूरी तरह तबाह हुए हैं। 274 गांव, यानी एक छोटी सी रियासत है, 30 लाख की तकरीबन आबादी है, 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 274 गांव जिसमें 158 गांव मैतीज़ के हैं जो पहाड़ी इलाके के आसपास थे, और 83 गांव कुकीज़ के हैं जो मैदानी इलाकों में और उनके आसपास थे, और 33 गांव 33 जो हैं वो मिक्स थे जहां दोनों तरह की आबादियां रहती थी। तो अब ये 274 गांव हैं जो पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। 249 चर्चेज़ को वहाँ डिमोलिश किया गया है, नुकसान पहुँचाया गया है। 249 सरकारी जो फिगर है वो 221 का है, लेकिन वहाँ के जो क्रिश्चियंस है वो बताते हैं कि 249 जो है वो। डेथ्स में ज़्यादा अभी भी नंबर जो डेथ्स का है वो कुकीज़ का ज़्यादा है, 198, लेकिन शुरू में बड़ी तादाद में कुकीज़ पर हमला इम्फाल में हुआ और एक बड़ी तादाद में वहाँ अमवात हुई। बाद में कुकीज़ की तरफ से भी वायलेंस हुआ, और फिर लेकिन अब 198 जो है वो उसमें तकरीबन समझिए कि कुकीज़ की जो तादाद है वो 120 के आसपास है 198 में, और बाकी के मैतीज़ हैं। तकरीबन 65,000 लोग अभी भी घरों से बाहर रह रहे हैं, या तो कैंप में रह रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ, दूसरों के यहाँ रह रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। और इनमें से जो मैतीज़ के कैंप हैं, मैतीज़ के जो लोग हैं वो तकरीबन 30,000 हैं जो कैंपों में हैं, और कुकीज़ के जो लोग कैंपों में या बाहर हैं वो तादाद तकरीबन 35,000 की है। तो तकरीबन बराबर है तादाद के लिहाज से। और जैसा कि बताया गया कि मुस्लिम जो गांव है और कुछ मुस्लिम इलाके भी मुतासिर हुए क्रॉस फायरिंग में, या कहीं पे कुछ अफवाह फैली। जैसे एक गांव में कुछ मैतीज़ थे तो 3 मैतीज़ को उस गांव में मार दिया गया। उस गांव में मुसलमान भी थे, तो ये शक ज़ाहिर किया गया कि ये मुसलमानों ने ख़बर दी है कुकीज़ को कि यहाँ मैतीज़ छुपे हुए हैं, और तो उसके नतीजे में कुछ वायलेंस हुआ और कुछ मुसलमानों को भी नुकसान हुआ, लेकिन कोई अमवात मुसलमानों में नहीं हुई, लेकिन फायरिंग में कुछ लोग ज़ख्मी हुए। एक और चीज़ जो हमको वहाँ मालूम हुई वो ये कि मुसलमानों ने दोनों की मदद की, यानी मैतीज़ का जो इलाका है वहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो वो जो कुकीज़ के इलाके वहाँ पर थे वहाँ पर कुकीज़ को उन्होंने बचाया भी, शेल्टर भी दिया, और आर्मी और CRPF वगैरह के उनको मदद से उनको बचाकर वहाँ से निकाला। तो कुकीज़ भी मुसलमानों के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। हम लोग गए तो अब वहाँ पर कुकीज़ के इलाके में सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, यानी मुसलमान अब दोनों जगह जा सकते हैं। मैतीज़ के इलाके में तो रहते ही हैं,
उनसे उनकी भी मदद की उन्होंने। और अभी जो कैंप्स हैं उन कैंप्स में मुसलमानों ने भी मदद की। जमात इस्लामी हिंद की मदद भी वहाँ पहुँची है और इंशाल्लाह और भी कुछ मदद पहुँचेगी वहाँ पर। तो मैतीज़ के इलाकों में और कुकीज़ के इलाकों में अभी मदद नहीं पहुँच पा रही है। और उसकी एक वजह यह है कि अभी कोई शख्स भी कुकीज़ के इलाके में कोई चीज़ लेकर जाता है या जाना चाहता है तो मैतीज़ उसको रोक लेते हैं और लूट भी लेते हैं। ऐसे वाक़यात भी सामने आए। मूवमेंट सिर्फ मुसलमान का ही हो सकता है और लोग तो जा नहीं रहे इधर उधर, लेकिन मुसलमान चूँकि वहाँ ताजिर भी हैं तो बिज़नेस भी करते हैं और अपनी ज़रूरत के लिए भी और अपने कारोबार के लिए भी वो सामान ख़रीद के लाते हैं इम्फाल वगैरह से। और तो ये शक किया जाता है कि ये शायद कुकीज़ की मदद के लिए उनको सामान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे कई वाक़यात हमको बताए गए कि इस शक में कि ये कुकीज़ की मदद के लिए सामान ले जाया जा रहा है और वो सामान लूट भी लिया गया और कुछ मारपीट भी हुई, छोटी मोटी वायलेंस भी हुई। तो अब खुलकर वहाँ कुकीज़ को मदद पहुँचाना भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि बताया गया कि लोग मालूम हो कि आप कुकीज़ के लीडर से मिल के आए हैं या उनको मदद पहुँचाएं तो मैतीज़ में उसका गुस्सा होता है। और इसी तरह की बात कुकीज़ में भी है, लेकिन दोनों से मुसलमानों के रिलेशन अभी बहुत अच्छे हैं और दोनों तरफ के लोगों से हमारी बातचीत मुलाकात हुई तो दोनों ने मुसलमानों की तारीफ़ की और मुसलमानों के बारे में अच्छी राय उन्होंने पेश की। तो अभी तक ये पहलू अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के बारे में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव है। अलबत्ता हमारी जब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से और वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट्स लोगों से जब मुलाकात हुई, उनके साथ बातचीत हुई, तो ये अंदेशा बराबर ज़ाहिर किया जाता रहा कि कभी भी हालात पलट सकते हैं। कभी भी ये रुख जो है मैतीज़ का, ज़ाहिर है कुकीज़ तो नहीं हमला करेंगे, लेकिन मैतीज़ जो हैं पहले भी चूँकि मुसलमानों पर हमला कर चुके हैं और दूसरा ये कि मैतीज़ पर आरएसएस का और इन हिंदुत्व फोर्सेस का भी असर बढ़ता जा रहा है। तो ये अंदेशा बराबर है कि कभी भी ये रुख मुसलमानों की तरफ हो सकता है। ये मैतीज़ और कुकीज़ और नागाज़, ये जो लोग हैं, इन सब के पास वेपन्स हैं, इन सब के पास अपने मिलिशिया हैं, इन सब के पास अपनी अपनी फ़ौजें हैं एक तरह से। और लेकिन मुसलमान जो है वहाँ बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि मुसलमान तो कोई चीज़ ऐसी कर भी नहीं सकता। तो इस लिहाज से मुसलमान वहाँ बिल्कुल बेसरो सामान है और बहुत और ख़तरा और ज़्यादा, और पूरी चारों तरफ वायलेंस का माहौल है और इन सब के पास कभी भी माहौल ख़राब हो तो मुसलमानों के पास तो अपने बचाव के लिए भी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही संगीन है और इस पहलू से मुसलमानों को वहाँ पर बहुत ही एहतियात के साथ और दोनों कम्युनिटीज़ से अच्छा रिश्ता बनाए रखने के अलावा और अपनी ज़िम्मेदारी बहैसियत मुसलमान अदा करने का ही एक रास्ता है जो वहाँ मुसलमानों की हिफाजत भी कर सकता है और मुसलमानों को मजबूत भी कर सकता है। तो ये चंद बातें थी जो आपके सामने हमने रखी है। अब इंशाल्लाह कुछ वक्त हम सवालात के लिए रखेंगे। तो बहरहाल मणिपुर के हालात अभी भी बहुत ही तशवीशनाक हैं। हुकूमत जैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। वहाँ जैसा कि बताया कि ख़वातीन जो हैं वो पूरे मणिपुर को कंट्रोल किए हुए, उनकी जगह जगह उनकी टोलियाँ हैं और डंडा लिए हुए, और ख़वातीन के जगह जगह जो है पुलिस वगैरह इतनी नज़र नहीं आ रही जहाँ ख़वातीन जो हैं वो जगह जगह। मैतीज़ के इलाके में मैतीज़ की ख़वातीन है, कुकीज़ के इलाके में कुकीज़ की ख़वातीन हैं। और वो ऐसा नहीं है कि कोई कम पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हैं और वो सब उनकी ड्यूटीज़ लगती है बाकायदा और वो आवर्स की ड्यूटीज़ हैं। और पूरे इलाके में जैसे ही हम रोड के किनारे जब जा रहे थे तो हर जगह बंकर बने हुए, बंकर जैसे जंग के मैदान में होते हैं। बाकायदा रोड के किनारे एक दुकान है, मकान के आगे बाकायदा वो जो रेत के जो थैले होते हैं उनको जमा के बंकर बनाए जाते हैं, उसके पीछे से गोलीबारी होती है। तो जगह जगह पूरे बंकर पूरे इलाके में बने हुए हैं। तो पूरा एक तरह से बिल्कुल जंग का मैदान वो नज़र आता है। और ख़वातीन
का रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनकी तंजीमें भी बनी हुई हैं और वो पूरा उसको चेक करती हैं, कंट्रोल करती हैं। प्रोटेस्ट भी वही करती हैं, क्योंकि ख़वातीन के, हम जब वापस लौट रहे थे दौरा करते हुए, 3.5 घंटे हमें रास्ते में उन्हीं ख़वातीन की वजह से रास्ता रुका हुआ था, तो रास्ते बदलते हुए इधर उधर से निकल कर आए। 3.5 घंटे हमको रुकना पड़ा। और वो इशू ये था कि वहाँ के किसी एसपी का, जो मैती एसपी था, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो जाहिर है वो एसपी शायद उनकी ज़्यादा मदद कर रहा था, तो उस ट्रांसफ़र को रोकने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ख़वातीन ही नज़र आ रही थी, कोई मर्द प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आ रहा था। तो ये जो सूरत हाल है, बहरहाल बहुत अफसोसनाक है और वहाँ की हुकूमत बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है इस मामले में। और आप देख रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई, औरतों के साथ वहाँ जो कुछ हुआ, इसके बावजूद भी वहाँ की हुकूमत अभी बरकरार है, वहाँ का सीएम अभी बरकरार है और वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल भी वहाँ नहीं लगाया गया। वरना ऐसी हालत में तो पूरी तरह प्रेसिडेंशियल रूल लगाकर पूरा फ़ौज के हवाले किया जा सकता था और कंट्रोल किया जा सकता, मगर लेकिन वहाँ की सूरत हाल इतनी आसान भी नहीं है कि वो बहुत आसानी से वो कंट्रोल में आए। लेकिन वहाँ हुकूमत बिल्कुल नाकाम है और पूरी तरह, और हुकूमत एक ग्रुप के साथ है। अब पूरी वहाँ की हुकूमत जो है वो तकरीबन मैतीज़ के साथ खड़ी है और कुकीज़ जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग महसूस करते हैं। अभी आज की रिपोर्टें मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ अब खुद मैतीज़ के जो बीजेपी के एमएलएज़ हैं और मिनिस्टर्स हैं और चीफ मिनिस्टर, उनके ख़िलाफ़ खुद मैतीज़ में अब नाराज़गी और गुस्सा भी पैदा हो रहा है, क्योंकि मैतीज़ ये समझते हैं कि चूँकि हुकूमत हमारी है और इसके बावजूद भी कुकीज़ जो हैं वो कुकीज़ से हम महफूज नहीं हैं और ये हुकूमत हमको नहीं बचा पा रही है। तो ये बेइत्मीनानी और बेएतमादी की कैफियत ख़ुद मैतीज़ में भी मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ पैदा हो रही है। हालांकि उनके 40 एमएलएज़ हैं और उन एमएलएज़ के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर माहौल बन रहा है, जैसा कि आज मैंने वहाँ बात की। तो बहरहाल ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि वहाँ हालात नॉर्मल हों और ख़ास तौर से मुसलमान वहाँ महफूज भी रहें और उन हालात में अपनी ज़िम्मेदारी, अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में मुसलमानों ने अपना बेहतरीन किरदार वहाँ पर अदा किया है और अभी भी कर रहे हैं। और लेकिन जो अंदेशे हैं आगे, वो अंदेशे बहुत संगीन हैं। अल्लाह ताला हर शर से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख़्याल से छूट गई हैं इसमें। एक तो ये कि इस पूरे प्रोसेस में जो मणिपुर से लगा हुआ दूसरा मुल्क है म्यांमार, उसका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। म्यांमार की तरफ से कुकी इंसर्जेंट्स को भी और मैती इंसर्जेंट्स को भी हथियार भी फराहम किए जाते हैं, मदद भी दी जाती है, आर्म्स की मदद दी जाती है। और एक और पहलू है जो हम ये महसूस करते हैं ना कि भाई आखिर क्या वजह है डबल इंजन की सरकार इस पूरे मामले को रोक नहीं रही है। उसका एक जियो पॉलिटिकल इशू भी है। वो ये है कि इस वक्त में म्यांमार में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपके इल्म में होगा ये बात। म्यांमार में मिलिट्री जनता और वहाँ की जो अपोजिशन है उनके दरमियान भी ज़बरदस्त कन्फ्लिक्ट है। चाइना जो है मिलिट्री जनता के साथ में है और इंडिया और अमेरिका जो है वो वहाँ की अपोजिशन के साथ में है। तो इनका भी वहाँ इन्वॉल्वमेंट है और उनका भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इशू जो है मणिपुर का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तीसरी बात यह है कि इसमें एक और चीज़ जो मेरे ख्याल से नहीं आ सकी, वो ये है कि जो आपका पहाड़ी इलाका है वहाँ पे पॉपी का कल्टीवेशन होता है और पॉपी का ट्रेड बहुत बड़ा है। और हमारी हुकूमत हिंद बार बार ये कह रही है कि ये पॉपी के कल्टीवेशन कुकी जो करते हैं वही मसले को रोक नहीं रहा है। हाँ, ड्रग्स जो चलती है। लेकिन आपको ये इल्म होना चाहिए कि पॉपी कल्टीवेट तो वो करते हैं, लेकिन पूरा ट्रेड जो है वो मैतीज़ के हाथ में है और हुकूमत के हाथ में है। बहुत बड़ा पैसा मिलता है इसके अंदर। तो वो पैसा पॉलिटिशियन के पास जाता है, हुकूमत के पास जाता है और 35 के हाथ में आता है। वो तो सिर्फ कल्टीवेट करते हैं कुकीज़। एक और बात यह है इसमें कि
जो वहाँ की असेंबली है, हम लोगों ने जब मुलाकात की थी कुकी से तो उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए थे हमको। उन्होंने ये बताया था कि भाई जो वहाँ की असेंबली है उस असेंबली के अंदर 60 मेंबर ऑफ असेंबली हैं, उसमें 40 तो मैतीस के हैं जिसमें बीजेपी भी है और दूसरे मुसलमान भी 3 MLA हैं वहाँ पे, और 10 नागा हैं और 10 कुकी हैं। कुकी का कहना ये है कि जो फंड हमारे लिए आता है वो फंड भी वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, हुकूमत उनके हाथ में, तो वो फंड भी वहीं इस्तेमाल हो जाता है, हम तक नहीं पहुँच पाता है। आपको ये सुना है आपने, दोनों तरफ ख़वातीन कंट्रोल करती है और वो पूरी छानबीन करती है, लेकिन दोनों इलाकों में जाने के लिए अगर ड्राइवर मुसलमान है तो आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यानी हमको एक ड्राइवर लेना पड़ा था और चंद घंटों के लिए जाना हुआ था, बहुत लंबा इलाका नहीं है हम जहाँ गए थे वहाँ पे, लेकिन हमको 6000 रुपये देना पड़ा। उन्होंने कहा भाई वो उतना ही पैसा लेंगे, इसलिए कि सिर्फ मुसलमान ही जा सकता था, बाकी और कोई नहीं जा सकते थे, तो वो भी एक इशू है। तो मेरा ये कहना ये है कि असल में आप अगर मणिपुर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये, इतना आसान नहीं है जितना नज़र आता है। कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं और हुकूमत भी इंसर्जेंसी को प्रमोट करती है दोनों तरफ, कि ख़ास तौर से अभी जैसा कि आपको मैतीस को बहुत बड़े पैमाने पर हुकूमत का जो ज़ख़ीरा था हथियार का वो लुटाया गया, कि ये नहीं हुआ कि उन्होंने लूट लिया, जैसा कि बताया गया कि लूट लिया, ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इंटेंशनली इसका मौका फराहम किया कि आप आए और लूट के लेके जाए हथियार। तो हथियार दोनों तरफ डिस्प्ले होते हैं और आपको हैरत होगी कि बहुत सॉफिस्टिकेटेड के हाथ, AK-47 ये वो सबके हाथ में है। दोनों तरफ चेक पोस्ट पे औरतें होती है, लेकिन गन उनके हाथ में नहीं होती है, लेकिन गन उसके पीछे दूसरे लोग लेके खड़े होते हैं। तो आप वहाँ जाकर देखेंगे, कुकी के इलाके में आपने वो देखा होगा, वहाँ पे एक जंतर मंतर है, एक इलाका है जहाँ पे उन्होंने जितने उनके लोग मारे गए उनके फोटोज़ डिस्प्ले कर रखे हैं और ऐसी आर्टिफिशियल कॉफिन बना रखे हैं जो ताबूत होते हैं, ताबूत वहाँ रखे हुए हैं ताकि वो सिंबॉलिकली वो ये कह सकें कि देखिए हमारे इतने लोग मारे गए। और ये तो ये मसला कैसे हल होगा, वल्लाह आलम बिस्वाब। और ये लोग हुकूमत इसको किस तरह यानी टर्न कर सकती है मुसलमानों की तरफ में, इसका भी इम्कान है, इसलिए कि हुकूमत तो ऐसे ही लोगों के हाथ में, यहाँ की भी और वहाँ की भी, जो हर मसले को मुसलमानों पर लादने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी पहलू जो है वो मुझे ये बताया गया था वहाँ पे कि बड़े पैमाने पर यानी कुकी की ख़वातीन मुस्लिम मर्दों से शादी कर लेती हैं और इस्लाम भी कबूल कर लेती है। तो अभी वो मसला नहीं है वहाँ पर। तो मेरा अंदाज़ा ये है, हम तहरीक इस्लामी के लोग हैं, मेरा अंदाज़ा ये है कि हमें दावती पहलू पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अभी दावत के इम्कानात वहाँ हैं, इंस्पाइट ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, इंस्पाइट ऑफ ये जो क्राइसिस, इसके बावजूद भी वहाँ दावत के इम्कानात हैं। हमें अपनी आबादी को 8% है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है आप, लेकिन किस वक्त क्या सिचुएशन पैदा हो जाएगी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन वहाँ आपके लिए बहुत स्कोप है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मसला है, ये मसला पॉलिटिकल पार्टीज के ज़रिए से हल नहीं हो सकता। इसमें सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए। सिविल सोसाइटी के लोग हिंदुस्तान से भी जाएं और वहाँ के भी लोग मिलकर अगर इस मसले को रिजॉल्व करना है तो वही लोग कर सकते हैं। हुकूमत तो पार्टी बन गई है, हुकूमत तो इस वक्त एक पार्टी है। या तो अपोजिशन के लोग जाएं, यहाँ के अपोजिशन तो खुद जाके आई है, पार्लियामेंट में इतना बड़ा डिबेट हुआ है, लेकिन इस पूरे डिबेट में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा सोल्यूशन कुछ नहीं बताया गया, किस मसले का हल क्या है। हुकूमत को ही ब्लेम करते रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, डबल इंजन सरकार रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हाउ टू यानी इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये चंद बातें भी बतौर इजाफे के मैंने रखी हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।